हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा है कि सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ए ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे कि व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि अवबोधन और अवधनात्मक प्रक्रियाओं से, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि उसके सामाजिक संदर्भ में, या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है पुनर्बलन से। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। यदि बात करें इस ऑप्शन के करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी वाला देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखना मूलतः सामाजिक प्रक्रिया है जो परिवार, विद्यालय, साथियों और व्यापक संस्कृति के साथ अंतःक्रिया के बीच घटित होती है। इसलिए सामाजिक संदर्भ में कर बात किया जाए तो सोशल कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है अलग करके नहीं समझा जा सकता है। यही बात तो दिए गई कथन में कही गई है। अब थोड़ा सा आगे भी बात करते हैं तो व्यवहार में मापनीय परिवर्तन या अवधान प्रक्रिया या केवल पुनर्बल अर्थात रिवार्ड की अगर बात की जाएगी या पनिशमेंट की बात की जाएगी तो जैसे तत्व जो होते हैं वो अधिगम से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने जोर दिया है कि सब भी सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के भीतर ही क्या होता है अर्थपूर्ण होते हैं। इसलिए विकल्प यहाँ पे ए, बी और डी हमारे क्या हो जाएंगे, उसकी मूल धारणा को पूरा नहीं दर्शाते हैं, इसलिए गलत हो जाएंगे। केवल ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य की कक्षा कक्ष कैसी होती है। अर्थात तो ऑप्शन ए में कहा गया है सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक को अनुपस्थिति होती है, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। या यहाँ पे बात करें इसमें से अब करेक्ट ऑप्शन की तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सी वाला, अर्थात तो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। थोड़ा सा अगर डिटेल से बात करें इस पे तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की मूल धारणा यह कहती है कि कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण हो जहां बच्चों को प्रश्न पूछने की, विचार रखने की, चर्चा करने की और अपने अनुभवों के आधार पर समझ को विकसित करने के लिए पर्याप्त वहां पे जो है अवसर और स्थान मिले। इसलिए यह कहा जाता है कि कक्षा लोकतांत्रिक और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्पेस दिया जाता है, जो विकल्प यहाँ पे सी में ठीक तरह से व्यक्त किया गया है। इसके बाद जो दूसरे ऑप्शन थे जैसे कि पूर्णता शिक्षा के नियंत्रण वाली अधिनायकवादी या सत्तावादी कक्षा जहां विद्यार्थी मात्र आदेश मानते हों, प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के विपरीत है। इसी प्रकार शिक्षक का बिल्कुल अनुपस्थित रहना भी क्या है, शिक्षा प्रक्रिया को क्या करता है, बाधित करता है, क्योंकि प्रगतिशील दृष्टिकोण में शिक्षक एक सुविधादाता और मार्गदर्शक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसलिए यहाँ पे बात करें तो विकल्प हमारे ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। केवल ऑप्शन यहाँ पे सी बैठेगा सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण जो है भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। अब भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं अगर उसकी बात करें यहाँ पे
तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति, जैसे कि ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता होनी चाहिए, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया श्रव्य केंद्रिता तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति होते हैं, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया प्रति संवेदनशीलता होती है। अब बात के इसमें से अगर करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसको देखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए वाला, अर्थात तो जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। थोड़ा सा डिटेल से भी बात कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भाषिक बुद्धि, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है, वह क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति शब्दों के अर्थ, क्रमों, व्याकरण, ध्वनि और भाषा के विविध प्रयोग लिखती है, बोलती है, काव्य करती है आदि प्रति अत्यधिक, इनके प्रति क्या होती है, अत्यधिक संवेदनशील होता है। कवि हो, चाहे लेखक हो, वक्ता हो, पत्रकार आदि इसी बुद्धि के मजबूत उदाहरण होते हैं। इसलिए विकल्प यहाँ पे ए भाषिक बुद्धि की सटीक विशेषता दर्शाता है। इसके अलावा अगर और ऑप्शन पे बात करें तो तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालना, तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको हम लॉजिकल मैथमेटिक कहते हैं, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होता है हमारा लॉजिकल वाला, की विशेषता यह होती है कि जबकि विकल्प सी और डी यहाँ पे अस्पष्ट या अधूरे हैं तथा भाषिक बुद्धि से सीधे जुड़े नहीं है, तो भाषिक बुद्धि के विशेष रूप से भाषा के सृजनात्मकता और यहाँ पे प्रभावी उपयोग पर केंद्रित होती है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 144 पे, जहां पे कहा गया है कि भाषा, अब भाषा क्या होती है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया पहले में, भाषा हमारी विचार क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है, या फिर ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि भाषा विचार क्रिया को निर्देशित नहीं कर सकती है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया भाषा विचार क्रिया को निर्देशित नहीं करती है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि हमारी विचार क्रिया को पूरी तरह से निर्देशित करती है भाषा। तो यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन की बात करें कि हमारी विचार क्रिया को कैसे भाषा प्रभावित करती है। तो बात किया जाए तो भाषा जो है विज्ञान के सपीर हार्प परिकल्पना, अर्थात सपीर वार्प जो होती है हाइपोथेसिस के अनुसार भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। अर्थात हम जिस भाषा में सोचते हैं और संवाद करते हैं, हमारी वास्तविकता को देखने, समझने और उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के ढंग को आकार देती है। इसलिए विकल्प ए जो है भाषा के प्रभाव को सही रूप से दर्शाता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो भाषा जो है विचार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करती है, जैसा विकल्प डी कहा जाता है, ना ही बिल्कुल ये क्या करती है, प्रभावित नहीं करती है। इसलिए विकल्प बी और सी में कहा गया, बल्कि यह प्रभाव डालती है किंतु पूर्णता बाध्य नहीं है, जो कि विभिन्न भाषाएं भिन्न सोच पैदा करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे पर सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं बन नहीं सकती। आप थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 115 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि कक्षा जो है 8 के प्रथम भाग पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली महिला के रूप में, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष है। इस प्रकार का चित्रण क्या होता है, अर्थात कोई कक्षा 8 की बुक है जिसके अंदर वहां पे कहा गया कि जो पाठ्य पुस्तक में कि शिक्षिका जो होती है अर्थात महिला जो घर के काम के लिए बताया गया, और पायलट डॉक्टर जो पुरुष के लिए बताया गया, तो ये किस चीज को बढ़ावा देता है, किस प्रकार की संभावना को बताता है। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि लिंग रूढ़िता को, या ऑप्शन बी में कहा गया है लिंग शिक्षकीकरण को, या यहाँ पे कहा गया है लिंग विभेदता को, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि लिंग भूमिका निर्वाह को। अब इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, इसका लिंग भूमिका निर्वाह वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ लेते हैं इस पे। तो बात किया जाए तो पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं को शिक्षिका या घरेलू कार्य में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट जैसे
पेशों में चित्रित करना, लिंग भूमिका निर्वाह अर्थात जेंडर रोल जो होता है, स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं और टाइपिंग को प्रोत्साहित करता है। जहां समाज द्वारा लिंग के आधार पर निर्धारित भूमिका, महिलाएं घरेलू, पुरुष जो होंगे वो पेशेवर काम करेंगे, बच्चों के मन में स्थापित हो जाता है और वे इन्हें सामान्य मानने लगते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो रिंग रूढ़ता जो होती सामान्य पूर्वाग्रह है, शिक्षकीकरण शिक्षण से जुड़ा है तथा विविधता भेदभाव को कहते हैं, जबकि प्रश्न में चित्रण द्वारा लिंग आधारित भूमिकाओं का निर्वाह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि इसलिए अन्य विकल्प यहाँ पे उपयुक्त नहीं होने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में 116 के अंदर कहा गया है कि शिक्षार्थियों में कुल विनम्रता होती है जिसमें किस या किनके साथ संवाद करने के लिए अभिरुचि होती है। यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट कहा गया है कि शिक्षिका के साथ संवाद करने के लिए रुचि रखते हैं, या यहाँ पे पॉइंट सेकंड में कहा गया भाषा, जाति, धर्म, समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों के आधार पे 4 ऑप्शन बनाए गए। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे, या यहाँ पे कहा गया केवल फर्स्ट सही होगा, सेकंड नहीं सही होगा, या फिर सी की में कहा गया केवल सेकंड सही होगा, हमसे फर्स्ट सही होगा, या डी में कहा गया केवल यहाँ पे सेकंड सही होगा। अब अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट अर्थात दोनों सही होंगे, क्योंकि शिक्षिका के साथ संवाद करने की रुचि भी रखते हैं और भाषा, जाति, धर्म, समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए भी होते हैं। थोड़ा सा डिटेल से भी बात हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा जो होती है, जिसको हम इनक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, कि अवधारणा में यह कक्षा में कुल बताया जाता है कि विनम्रता, जिसको हम टोटल इंक्लूसिव कहा जाता है, का अर्थ ये होता है कि सभी विद्यार्थी जो होते बिना किसी भेदभाव के एक साथ सीखते हैं और उनकी शिक्षक के साथ साथ भाषा, जाति, धर्म, समुदाय आदि विभिन्न व्यक्तियों के साथ संवाद करने के अभिरुचि स्वाभाविक रूप से क्या होती है, विकसित होती है। इसलिए कथन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो केवल एक समूह या केवल शिक्षक तक सीमित संवाद जो होते हैं वो समावेशी शिक्षा के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, जहां सभी के बीच समान संवाद को बढ़ावा दिया जाता है ताकि सामाजिक एकता, सहयोग और विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो। इसलिए विकल्प यहाँ पे बी, सी और यहाँ पे डी हमारे गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे 117 में, जिसमें कहा गया है कि केवल कागज पेंसिल जोड़ों द्वारा आकलन, अब अर्थात कागज पेंसिल के द्वारा अगर आकलन किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन बनाए गए। कुछ ऑप्शन ए में कहा गया है कि निर्देशक मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या ऑप्शन बी में कहा गया है सक्रिय आकलन को बढ़ावा देता है, या ऑप्शन सी में कहा गया है आकलन को सीमित कर देता है, या ऑप्शन लास्ट में कहा गया है संपूर्ण मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, संपूर्ण मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसका डिटेल से, आई एम सॉरी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो वहां पे आपका सी वाला देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे। तो कागज पेंसिल का अगर हम परीक्षण पे बात करते हैं तो कागज पेंसिल था तो पेन पेपर जो मुख्यतः स्मृति, ज्ञान और संज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्यों का क्या करता है, आकलन करते हैं, पर ये व्यवहारिक कौशल, रचनात्मकता, समस्या समाधान, मौखिक अभिव्यक्ति, सामाजिक व्यवहार आदि का मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए इन्हें एकमात्र आकलन साधन बनाने से आकलन की सीमा हो जाती है। और थोड़ा सा बात करें तो समग्र या संपूर्ण आकलन हेतु विविध विधियां जैसे कि प्रदर्शन कार्य होना चाहिए, प्रक्षेपण परीक्षण होना चाहिए, पोर्टफोलियो है, अवलोकन आदि आवश्यक होते हैं, क्योंकि कागज पेंसिल परीक्षा उच्च स्तरीय सोच व वास्तविक जीवन कौशलों को मापने में अपर्याप्त सिद्धांत होती है। इसलिए यहाँ पे विकल्प आपके ए, बी और डी गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 118 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि पाठ्यक्रम की कक्षा में शिक्षा को पास का बाहर होना चाहिए। आई एम सॉरी, पाठ्यक्रम की कक्षा में शिक्षा को पास का बाहर होना चाहिए। बाहर होना मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा ऑप्शन में देखते हैं। तो कहा गया वर्तमान को ढांचा कर
उसमें आगे भाषण पर विचार करता है, या ऑप्शन बी में कहा गया विभिन्न स्तरों पर प्रश्नों जैसे सार से कक्षा को सक्रिय बनाता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि वह बाहर के उपयोगों पर विचार करती है, वह शिक्षा को होठ तय चेहरा के भाव सफर पर दृष्टि संकट, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है जैसे प्रति संकट करने जिसे वह बाहर बाहर नहीं कर सकती है। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पे, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डी वाला मिल जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से अगर बात करें इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे, तो यहाँ पे आप्रछन्न या छिपी पाठ्यचर्या जिसको हम हिडन करिकुलम कहा जाता है, वह अनौपचारिक शिक्षा है जो औपचारिक पाठ्यक्रम के बाहर कक्षा के वातावरण, शिक्षा व्यवहार, सहपाठी अंतःक्रियाओं आदि से प्राप्त होती है। यह उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और सामाजिक कौशलों को विकसित करती है जिन्हें लिखित पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से नहीं सिखाया जा सकता। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें तो विकल्प डी जैसे कि प्रति संकट करने जिसे वह बाहर बाहर नहीं कर सकती का अर्थ है कि आप्रछन्न या जो छिपी पाठ्यक्रम के में व्यवहारिक कौशल जैसे संकट प्रबंधन, सामाजिक अनुकूलन सिखाती है जो औपचारिक पाठ्यक्रम के बाहर ही संभव है। अन्य विकल्प सामान्य शिक्षण विधियों का वर्णन करते हैं, ना कि छिपी शिक्षा का, इसलिए वो सभी क्या होते हैं, सही बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 119 के अंदर क्वेश्चन में कि शिक्षक समूह में विद्यमान व्यवहार के बच्चों की आवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए क्या है। ऑप्शन ए में कहा गया है कि प्राप्य बच्चों की विद्यमान भूमिका वाले बच्चों के प्रति, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया कक्षा कक्षों से प्रेरक बच्चों की आवृत्ति अनुसार आसना प्रशिक्षण कौशल अपनाकर, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया उचित भूमिका के उपसा करने तथा उचित व्यवहार में, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है भाई कि एक ही कक्षा कक्ष में अलग अलग भाषा पर विचार तथा तथ्य एवं अन्य ऑप्शन करना। अब यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बी वाला। थोड़ा सा आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन पे, तो कक्षा जलवायु जिसको हम क्लास रूम क्लाइमेट भी कह सकते हैं, शिक्षक के व्यवहार में निर्मित होता है जो छात्रों की आवृत्तियां, प्रेरणा और सीखने को प्रभावित करती हैं। शिक्षक जब छात्रों की आवृत्तियों के अनुसार जो का प्रेरक शिक्षण कौशल अपनाते हैं तो सकारात्मक वातावरण बनता है जिसमें छात्र सक्रिय रहते हैं और उनकी आवृत्तियां सकारात्मक दिशा में बदलती हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो विकल्प ए, बी और ए, सी और डी जो है अस्पष्ट या अपूर्ण है। सही शिक्षण में शिक्षक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर कक्षा जलवायु बनाते हैं जहां सभी छात्रों की भिन्न आवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है, ना कि केवल एक रूपता या अलगाव पर। आप थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 120 के अंदर कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है अधिगम को कठिन पाठ से संभव करते हैं, या ऑप्शन बी में कहा गया बुद्धि सही होती है किंतु उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या ऑप्शन सी में कहा गया है बुद्धि कम तथा परिपक्व होते हैं, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कठिन नहीं सीख सकते हैं। इसके अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बी वाला। आप थोड़ा सा डिटेल से बात करें इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे, तो अधिगम निर्योग्यता जो होती है इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल एक क्या है विकार है जिसमें बच्चे की बुद्धि सामान्य या औसत से क्या होती है अधिक होती है, किंतु यहाँ पे उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं होता है, अर्थात शैक्षिक प्रदर्शन नहीं होता है, जिसे हम डिसलेक्सिया भी कहा जाता है जो कि पढ़ने में कठिनाई को प्रदर्शित करता है। वहीं पे डिसग्राफिया जो होता है जो लिखने की कठिनाई को प्रदर्शित करता है। ये बच्चे के जो होते हैं मानसिक रूप से मंद, लो आईक्यू जिनका होता है वो ऑप्शन विकल्प सी में कहा गया, ना कि बिल्कुल सीख ही नहीं सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनका आईक्यू लेवल तो बिल्कुल सीख नहीं सकते, वे औसत से कठिन सामग्री भी सीख सकते हैं विकल्प ए में जो बताया गया, किंतु विशिष्ट कौशलों में अगर बात किया जाए तो अपेक्षाकृत पिछड़ते रहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें आज के होमवर्क क्वेश्चन पे,
जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। आपको वीडियो को पॉज़ करना है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी लिखना है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर ले, साथ में लाइक कर दे वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।